हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फा क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि हम कक्षा 8 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के हिस्ट्री यानी कि इतिहास के सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन वीडियो सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने इससे पहले फ्रेंड्स 2 अध्याय को कंप्लीट किया हुआ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ग्रामीण जीवन और समाज, जो कि अध्याय 3 है। अगर किताब का नाम देखें तो आप अतीत से वर्तमान कक्षा 8 कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो है फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे जब भी वीडियो बनाया जाए तो आपको उसका वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि हमने कौन कौन सा चैप्टर को कवर किया है। तो पहले चैप्टर को हमने कवर किया कब, कहाँ और कैसे। साथ ही साथ दूसरे चैप्टर को कवर किया हुआ है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। तो आप इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आप वहाँ से देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ग्रामीण जीवन और समाज। अगले वीडियो में हम निवेशवाद एवं जनजातीय समाज के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स ग्रामीण जीवन और समाज है, चैप्टर का नाम है ग्रामीण जीवन मतलब गांव का जीवन और समाज सोसाइटी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे हुआ अंग्रेजी शासन और भारत के गांव, मतलब जब अंग्रेजी शासन स्थापित हुई तब वहाँ पे ग्रामीण जीवन कैसा था और कल्चर कैसा था। तो हम जानते हैं कि किस तरह व्यापारिक कंपनी मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम नाम जानते हैं, इसको क्लियर कर लेता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापारिक कंपनी थी यूरोप की, इंग्लैंड की, ब्रिटेन की कंपनी ने भारत में अपना राज क्या कर लिया, कायम कर लिया। और यह भी जानते हैं कि उसका एकमात्र उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था, सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना। इसी लाभ के लिए अंग्रेज़ों ने शुरुआत में तो भारतीय राज्यों में अपना अधिकार ले लिया और उन पर अपनी स्थिति मजबूत बनाने के लिए कई ऐसे नियम और व्यवस्था लागू की जिससे उनकी स्थिति क्या हो सके, मजबूत हो सके। वो अपनी स्थिति को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने बहुत सारे नियम कानून बनाए और साथ ही साथ व्यवस्थाएं लागू की। इन्हीं व्यवस्थाओं के बारे में आज हम स्पेशली इसमें बात करेंगे, जिसमें से मुख्य 3 व्यवस्थाएं आपको पढ़नी है। जैसे फ्रेंड्स कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं, तो ठेकेदारी व्यवस्था कह सकते हैं, ठेकेदारी व्यवस्था, इसको थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे। जबकि स्पेशली हम पढ़ेंगे रैयतवारी, महालवारी और एक 3 कठिया प्रणाली है, उसके बारे में बात करेंगे, अस्थायी बंदोबस्त के बारे में बात करेंगे। तो इन 3 की जो मोटा मोटी बातें हैं इस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, उसका निचोड़। अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं कंप्लीट मतलब एक्सप्लेनेशन लेके आऊँ, इस पूरे चैप्टर का अच्छे से इसको समझाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि हाँ इसका आपको निचोड़ चाहिए और इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, जो कि इसके बारे में आपको कंप्लीट आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो मिलेंगे फ्रेंड्स, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं ज़रूर इस पर ऊपर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज का हमारा वीडियो है क्या, सॉल्यूशन। तो इसके क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्या है सॉल्यूशन। तो अगर यहाँ देखें आप फ्रेंड्स, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सही विकल्प को चुनना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो बिहार में अंग्रेज़ों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई। तो ये पहला सवाल है फ्रेंड्स। तो पहला सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को अपनाई गई। आगे बात करते हैं, अंग्रेज़ों के आने के पहले भूमि का मालिक कौन होता था। अंग्रेज़ों के आने के पहले भूमि का मालिक कौन होता था, तो राजा होता था। तीसरा सवाल भी है यहाँ पे, रैयतवारी व्यवस्था में ज़मीन का मालिक किसे माना गया। तो रैयतवारी व्यवस्था में ज़मीन का मालिक, ऑप्शन देख लेते हैं, ये यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, किसान, जमींदार, गाँव, व्यापारी। तो किसे माना गया फ्रेंड्स, तो तीसरा का सही हो जाएगा आंसर, किसान को माना गया। तो रैयतवारी व्यवस्था में किसे माना गया, तो किसानों को माना गया। अंग्रेजी शासन द्वारा भारत में अपनाई गई भूमि व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था। ये चौथा सवाल है और इसका सही जवाब होगा अपनी आय बढ़ाना। सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों का एक ही मकसद था, अपने आय को ज़्यादा से ज़्यादा कमाना। आगे देखते हैं, मैच द फॉलोइंग है यहाँ पे, इसको क्लियर कट करते हैं। तो एक को दूसरे से जोड़ा बनाना है। तो महलवारी व्यवस्था, तो महलवारी व्यवस्था कहाँ से, तो पंजाब से शुरू होता है। नील दर्पण जो कि एक बंगाली नाटक था फ्रेंड्स, नील दर्पण जिसका नाम था। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसको जो ये थे कौन थे, दीन बंधु मित्र थे, इन्होंने ही नील दर्पण का नाटक को बनाया था। अगले बात करते हैं नकदी फसल। तो नकदी फसल गा का हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, तो बिहार हो जाएगा। इसको क्लियर करके अच्छे से लिख सकते हैं, तो पंजाब हो जाएगा। महलवारी व्यवस्था ये खा हो जाएगा और ये गा हो जाएगा। अब क्या बच गया, स्थायी भूमि व्यवस्था, तो ये हो जाएगा 1793, ये घा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्लियर कर लिया फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, आइए विचार करें। तो ये कुछ सवाल जवाब है, यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 क्वेश्चन का आंसर है। तो आइए इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा सवाल फ्रेंड्स, पहला सवाल, अंग्रेजी शासन के पहले भारतीय भूमि व्यवस्था एवं लगान प्रणाली के विषय में आप क्या जानते हैं। मतलब जब भारत पे अंग्रेज़ों का शासन हो गया तो उससे पहले क्या व्यवस्थाएं थी भारत भूमि की और लगान प्रणाली क्या थे, क्योंकि उस समय राजा का शासन होता था,
जानते हैं आप मुग़ल का शासन था, तो मुग़ल भी तो किसानों से भू राजस्व वसूलते थे, भूमि व्यवस्था थी, लगान वसूलते थे, तो वो भी कर लेते थे। लेकिन उस ज़माने में क्या कर था और अंग्रेज़ों के आने के बाद क्या बदलाव हुआ, तो इसके विषय में आप क्या जानते हैं, यही पूछ रहा है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। अंग्रेजी शासन के पहले राज्य की सूची, जमीन का मालिक उस राज्य का राजा होता था। जमीन का मालिक कौन होता था? राजा होता था। उस समय जमींदारों का एक प्रभावशाली वर्ग भी गांव में रहता था, जिनके पास राजा द्वारा दी गई काफ़ी ज़मीन होती थी। वे ही गांव से लगान लगान क्या होता है? कृषि उपज पर राजा द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? टैक्स को बोलते हैं। तो की वसूली करते थे, मतलब गांव से लगान की वसूली करते थे। इसके एवज में या फिर राज्य के अन्य कामों को देखने के एवज में इन्हें ज़मीनें मिलती थी। राजा या उसके अधिकारी गांव में ज़्यादा दखल नहीं देते थे, बस जमींदारों के मार्फत द्वारा निर्धारित लगान वसूल करते थे और कुछ ज़्यादा नहीं करते थे। तो ये यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो जाता है कि ज़्यादा कुछ नहीं था। वो सारा ज़मीन का मालिक कौन होता था? राजा होता था। मान लीजिए ये ज़मीन है तो इसका मालिक कौन है? राजा है। लेकिन राजा खुद आकर के यहाँ वसूली नहीं करेगा, वो क्या करता था, एक ज़मींदार को यहाँ कर देता था कि ज़मींदार की जिम्मेदारी में दे देता था कि आपको यहाँ से क्या करना है, लगान वसूलना है। उसके बदले में आप राजा को लगान देंगे और साथ ही साथ थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा जो आप कर सकते हैं, और बाकी जो थोड़ा बहुत काम काज था वो ज़मींदार कर लेता था। तो इसी तरह से ये व्यवस्था चलती थी। अगला सवाल पढ़ते हैं कि स्थायी बंदोबस्त की क्या विशेषताओं को बताओ। तो स्थायी बंदोबस्त में क्या विशेषता है, क्या खासियत है, ये बताना है। तो 1789 के आसपास कंपनी सरकार ने जमींदारों के साथ एक करार किया। क्या करार किया? इसके तहत जमींदारों के द्वारा कंपनी को दिया जाने वाला लगान 10 वर्षों के लिए तय कर दिया गया। इस राशि जमींदारों द्वारा किसानों से वसूले गए लगान का 9/10 भाग तय कर दिया। ये यहाँ पे 9/10 नहीं होगा फ्रेंड्स, 6/10 होगा। कितना हो जाएगा? 6/10। तो यहाँ पे क्लियर कर लेंगे आप, 6/10 तय कर दिया गया। आगे चलकर 1793 में इस राशि को हमेशा के लिए निश्चित मान लिया गया। इस राशि में भविष्य में कोई बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। इस व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त नाम दिया गया। इस व्यवस्था के तहत एक आकलन के अनुसार यदि किसानों की उपज 100 माना जाए तो अंग्रेजी सरकार को उसमें से 45% देना पड़ता था, और साथ ही साथ जमींदार जब उससे वसूलते थे तो उसके लिए 15%। तो 100 में से अगर 100 45 प्लस 15 निकाल देंगे तो कितना हो गया फ्रेंड्स? 60 हो गया। तो बचा हुआ हिस्सा कितना मिलेगा? 40। तो ये किसानों को बचता था 40%। किस व्यवस्था के अंतर्गत फ्रेंड्स? तो स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत। इस राशि में कोई परिवर्तन नहीं होना था, पर जमींदारों को लगान की तय राशि नियमित तिथि को सूरज डूबने के पहले सरकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य था। ऐसा नहीं करने पर उनकी जिम्मेदारी नीलाम कर दी जाती थी। सरकार को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि अकाल या बाढ़ के कारण फसल नष्ट हो गई हो या पैदावार कम हुई। जमींदारों को हर हाल में तय राशि नियत तिथि को जमा कराना ही था। तो ये कुछ व्यवस्थाएं थी फ्रेंड्स, कुछ खासियत था किसका? स्थायी बंदोबस्त का। आगे बात करते हैं, तीसरा सवाल देखते हैं। अंग्रेजी सरकार द्वारा बार बार भूमि राजस्व व्यवस्था में किए जाने वाले परिवर्तनों को आप किस रूप में देखते हैं? जैसा कि फ्रेंड्स सबसे पहले ठेकेदारी व्यवस्था को लाया अंग्रेजों ने, फिर उसके बाद स्थायी बंदोबस्त को लाया, उसके बाद रैयतवारी लाया फ्रेंड्स, उसके बाद कौन सा है? महलवारी व्यवस्था को लाया। तो इस तरह से बार बार चेंजेस किया गया। क्यों चेंजेस किया गया? क्योंकि उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, और वो हर नीति के थ्रू क्या करना चाहते थे? लाभ कमाना चाहते थे। तो यही सवाल पूछ रहा है फ्रेंड्स संदर्भ में कि अंग्रेजी सरकार द्वारा बार बार भूमि राजस्व व्यवस्था में किए जाने वाले परिवर्तनों को आप किस रूप में देखते हैं? इसका आंसर लिखना अपने शब्दों में बताएं। तो अगर आप इसका आंसर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, अंग्रेजी सरकार ने गांव से ज़्यादा धन अपने साम्राज्य विस्तार के लिए होने वाले खर्चों के लिए प्राप्त करना चाहा। इसके लिए उसने पहले स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की। इसके तहत जमींदारों द्वारा लगान के रूप में जमा की जाने वाली राशि हमेशा के लिए तय कर दी गई। फिर उन्हें लगा कि यह उचित नहीं था, चूंकि हर 10 साल उनके खर्च तो बढ़ते ही जाएंगे। हर साल दर साल उनका खर्च क्या होगा? बढ़ता जाएगा। स्थायी बंदोबस्त में एक फिक्स्ड अमाउंट कर दिया गया फ्रेंड्स कि 100 में से, इससे पहले आपने देखा 100 में से क्या 60% लगभग उनको टैक्स देना पड़ता था और 40% किसानों को बचता था। लेकिन उन्होंने कहा कि फिक्स्ड हमेशा के लिए हो गया। अब देखा अंग्रेज़ों ने कि उनका क्षेत्र विस्तार होगा तो उस पर ज़्यादा खर्च आएगा। उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स? प्रशासन का खर्च आएगा, साम्राज्य वृद्धि में जो युद्ध वगैरह होता है उसका खर्च आएगा। तो साल दर साल क्या होता है? खर्च बढ़ता चला जाएगा। और जबकि हमारा इनकम क्या है? सोर्स ऑफ इनकम एक नियत है, कितना है? 60%। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या किया? फिर चेंजेस किया। इसमें क्या चेंजेस किया? तो स्थायी बंदोबस्त को निरस्त कर दिया गया और महलवारी, मतलब कुछ क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त लागू, कुछ क्षेत्र में जो नए क्षेत्र जीते गए वहाँ महलवारी बंदोबस्त को लाया गया। तो आगे इसके बढ़ते जाएंगे।
तो आगे बात करते हैं, और लगान के रूप में आने वाली आय वही रहेगी। अतः उन्होंने फिर महालबारी व्यवस्था, जिसके तहत जमींदारों के बदले गांव के बड़े किसानों या परिवारों को गांव का लगान वसूलने का अधिकार दे दिया। इसके तहत अंग्रेजों को 50% लगान मिलना था और इसे मात्र 30 वर्षों के लिए लागू किया गया, जबकि रैयतवारी व्यवस्था के तहत कंपनी सरकार ने सीधा किसानों से संपर्क किया, किसानों को ज़मीन का मालिक बना दिया गया। तो ये कुछ व्यवस्थाएं हैं। आगे बात करें तो उनसे सीधे 50% लगान जमा करने को कहा गया। इस व्यवस्था को स्थायी नहीं बनाया गया। प्रत्येक 30 वर्ष के बाद क्या हुआ, राशि में बदलाव किया जाना तय किया गया। भूमि राजस्व व्यवस्था में अंग्रेजी सरकार ने बार बार परिवर्तन अधिक से अधिक लाभ कमाने के दृष्टिकोण से किया। अगर आप इस सवाल का जवाब देंगे तो फ्रेंड्स मात्र एक लाइन में इसका आंसर है, क्या है, अधिक से अधिक लाभ कमाने के दृष्टिकोण से क्या करती है, वो बार बार अपने व्यवस्था में बदलाव करती है, नई नई नीतियाँ बनाती है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सके। और बाकी इतना आप बॉडी तैयार कर सकते हैं आंसर लिखने के लिए। आगे बात करते हैं, चौथा सवाल है हमारे पास ये वाला, अंग्रेज़ों की भूमि राजस्व व्यवस्था आज की व्यवस्था से कैसे अलग थी, संक्षेप में बताएं। तो ये सवाल है फ्रेंड्स, इसका आंसर अगर करेंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं, आज जहां सरकार किसानों से काफ़ी कम राशि भूमि राजस्व के रूप में लेती है और कई सरकारी कर्मचारी व अधिकारी इस काम में के लिए लगे होते हैं, वहीं अंग्रेजी सरकार भूमि राजस्व के रूप में तब किसानों से उनके लाभ का लगभग आधा हिस्सा हड़प लेती थी। भूमि राजस्व की वसूली का काम जमींदार और उसके कारिंदे करते थे। कहीं यह काम कोई बड़ा किसान या परिवार करता था और कहीं कंपनी के लोग स्वयं यह काम करते थे, पर उनका मकसद अधिक से अधिक शोषण करना होता था, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। तो इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हैं। पांचवा अगर सवाल देखें तो ये पांचवा सवाल हमारा, नई राजस्व नीति का भारतीय समाज पर क्या असर हुआ। जो नई नई नीतियाँ लाई गई उससे भारतीय समाज पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका, इसका जवाब पूछ रहा है। तो नई राजस्व नीति के कारण आधे पुराने जमींदार की जमींदारी उनके हाथ से चली गई, क्योंकि उन्होंने तय सीमा पर लगान जमा नहीं किया था। दरअसल उनके लिए किसानों से लगान के लिए ज़्यादा जोर जबरदस्ती करना संभव नहीं था। किसानों के साथ उनके पुराने संबंध थे। नई राजस्व व्यवस्था में ज़मीन का मालिक किसान या जमींदारों को बना दिया गया। इससे लगान समय पर जमा करने के लिए इसे बेचने या बंधक रखने के चलन का शुरू हो गया। इससे गाँव में महाजन के रूप में एक प्रभावशाली समूह आ गया। ये महाजन ज़मीन के एवज में धन दिया करते थे। किसान और जमींदार दोनों इनसे कर्ज लेते थे। अंग्रेज सरकार को केवल लगान से मतलब थी। इसे नई राजस्व नीति का भारतीय समाज पर बहुत बुरा असर पड़ा। शोषण बढ़ा, भारतीय किसानों की दरिद्रता बढ़ गई, मतलब परेशानी बढ़ गई और भारतीय समाज में असंतोष बढ़ता गया, जिसके परिणाम स्वरूप जगह जगह पर उपद्रव की स्थिति उत्पन्न हो गई। मतलब किसान खुश नहीं थे, बार बार जो इनके ऊपर, क्योंकि अंग्रेज़ को उससे किसी से मतलब नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उनको एक ही मतलब था, किससे मतलब था कि उनका लाभ हो, और किसी भी सूरत में वो उससे पैसा चाहते थे, चाहे अकाल पड़े, चाहे बाढ़ आए, कुछ भी आए, उनको उतना पैसा चाहिए। इस वजह से उनके बीच में और किसानों के बीच में संबंध अच्छा नहीं रहा कभी भी। अगला सवाल देखें और छठा सवाल देखें तो आप क्या कह सकते हैं, नील की खेती की प्रमुख समस्याओं की चर्चा करें। तो ये हमारा सवाल फ्रेंड्स, नील की खेती की प्रमुख समस्याओं की चर्चा करें। तो नील की खेती की प्रमुख समस्या क्या थी फ्रेंड्स, 3 कठिया प्रणाली। ये 3 कठिया प्रणाली क्या था फ्रेंड्स, तो 3 कठिया प्रणाली, चूँकि नील उपजाने से किसानों की भूमि क्या हो जाती थी, बंजर हो जाती थी, ख़राब हो जाती थी, तो किसान नहीं चाहते थे कि वो नील की खेती करे, जबकि अंग्रेज़ ज़ोर ज़बरदस्ती करते थे कि आपको क्या करना है, नील की खेती को करना ही है, मतलब नील को उपजाना ही है। तो क्या हुआ, उन्होंने अंग्रेज़ों ने एक प्रणाली लाया। कौन सी प्रणाली, 3 कठिया प्रणाली लाया। इस 3 कठिया प्रणाली के तहत क्या होता था फ्रेंड्स कि आपको, किसान को 1 बीघा ज़मीन, 1 बीघा यानी कि 20 कट्ठा की ज़मीन पे 3 कट्ठा पे कम से कम आपको नील की खेती करना अनिवार्य करार कर दिया गया। तो किसानों का क्या होगा, 3 कट्ठे ज़मीन का नुकसान होने लगा और ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होता था। तो ये प्रणाली बहुत ही बेकार प्रणाली थी, जो ज़बरदस्ती दबाव बनाकर मजदूरों से करवाया जाता था। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो भारतीय किसानों के दृष्टिकोण से नील की खेती उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं थी। मजबूरन उन्हें अपनी ज़मीन के एक बेहतर हिस्से पर इसकी खेती करनी पड़ती थी। अंग्रेज़ अधिकारी इसके लिए उन्हें बाध्य करते थे, मजबूर करते थे। किसान तो हमेशा खाद्य फसल ही उपजाना चाहते थे। इससे उन्हें उस साल के लिए खाने का अनाज मिलता था और बुरे दिनों के लिए कुछ अनाज वे बचाकर भी रख लेते थे। नील की खेती धान के मौसम में की जाती थी। इससे धान के फसल में देर हो जाती थी। साथ ही जिस खेत में नील की खेती होती थी उसमें फसल काटने के बाद उस साल कोई और फसल नहीं उगाई जा सकती थी। इसका असर होता है कि किसानों के पास अनाज की कमी हो जाती। जब सूखा या बाढ़ के कारण फसलों का उत्पादन कम होता था तो किसानों के पास पहले का रखा अनाज नहीं होता था। ऐसे में या तो महाजन से कर्ज लेते थे या फिर वो भूखे रहते थे। तो इस तरह से नील की खेती के साथ उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था।
बहुत समस्याएं थी। तो इस तरह से आपने देख लिया फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इस चैप्टर के कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो को देख लिया, सभी चैप्टर क्वेश्चन को किया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया, मैथ दी फॉलोइंग किया और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर को भी किया। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अलफतह के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।